हे फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्सेस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग चैप्टर 15 जो यूनिट 15 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अंदर है ये टॉपिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्सेस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता क्या है। The state of being placed or kept in a residential institution। जब किसी भी पेशेंट को, कोई मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर किसी स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके रखा जाता है, तब उस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है उसका मतलब होता है the release of institutionalized individual from institution care to care in the community। यानी कि जिस पेशेंट को हमने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिट किया हुआ था उसको हम डिस्चार्ज करके उसके घर पे, उसके कम्युनिटी में उसको वापस भेज देंगे और वहीं उसकी केयर प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इंस्टीट्यूट का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिट करके वहाँ पे केयर प्रोवाइड करेंगे। और डी इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आप वहाँ से इंस्टीट्यूट से पेशेंट को डिस्चार्ज करके उसके घर पे और कम्युनिटी सेटिंग में ही उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इफेक्टिव मेडिकेशंस वर लार्जली अनअवेलेबल and the mentally ill were separated from the community and housed in institutions for the protection of patient as well as society। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले क्या था, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हमारे पास नहीं थी मेंटल डिसऑर्डर्स की, इसीलिए जितने भी मेंटल डिसऑर्डर से के सफ़र करने वाले पेशेंट्स थे उनको हम इंस्टीट्यूट में एडमिट कर देते थे, इंस्टीट्यूट में रखते थे और सोसाइटी से उनको अलग रखते थे ताकि वो लोग कोई भी नुकसान जो है वो सोसाइटी के अदर मेंबर्स को ना कर सके और ना ही उनकी हेल्थ पे कोई और नुकसान हो। इसीलिए उनको नॉर्मल लोगों से अलग रखा जाता था किसी इंस्टीट्यूट में एडमिट करके। और फिर बाद में क्या हुआ कि नर्सिंग केयर जो इन पेशेंट्स की थी वो प्राइमरीली कस्टोडियल। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सोशल कॉन्टेस्ट, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल सर्विसेज टू मेंटली इल पेशेंट। ये इंस्टीट्यूट्स क्या करवाते थे, जितने भी मेंटली डिसऑर्डर्स के लोग थे, पेशेंट्स थे, उन लोगों को केयर प्रोवाइड करवाना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनका काम था। बट हुआ क्या, 1900 में जो स्टेट के हॉस्पिटल्स थे वो ओवर क्राउडेड हो गए। वहाँ पे एडमिशन जो है पेशेंट्स का वो बहुत ज़्यादा हो गया और स्टाफ जो था, हॉस्पिटल स्टाफ, वो कम हो गया। प्लस इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए था, वो पैसे भी कम पड़ने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आया कि लोगों को उनके घर में केयर प्रोवाइड करने की जो टेक्निक थी, लॉ थे, वो इंट्रोड्यूस किए गए। By 1900 स्टेट हॉस्पिटल्स वर ओवरक्राउडेड एंड अंडरस्टाफ। ओवरक्राउड हो गए और अंडरस्टाफ मतलब कि स्टाफ कम हो गया। कंस्ट्रक्शन जो थी नई हॉस्पिटल्स की, दैट वाज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी लेकिन हॉस्पिटल कम बन रहे थे नए। जो कंडीशंस थी स्टेट हॉस्पिटल्स की वो बहुत ख़राब हो गई थी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, पैसिव डिपेंडेंट बिहेवियर हो गया था पेशेंट्स का। पेशेंट ठीक होने के बाद भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे, वो रिफ्यूज़ करते थे डिस्चार्ज होने से और वहीं हॉस्पिटल में रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी केयर प्रोवाइड होती थी, अच्छा खाना, रहना और प्लस शेल्टर उन लोगों को फ्री में मिलता था, तो कौन ही अपने घर जाना चाहेगा। इस वजह से क्या हुआ, ओवर क्राउडेड हो गया, हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज होता ही नहीं था, पेशेंट जाते ही नहीं थे अपने घर, रिफ्यूज़ कर देते थे डिस्चार्ज के लिए। More recently, scientific advances have led to the use of effective medications। जैसे साइंटिफिक एडवांसेस आए जिसकी वजह से नई नई मेडिकेशंस बनी मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, फिर जो साइकाट्रिक इलनेस के सिम्टम्स थे वो डिक्रीज होने लगे, वो ट्रीट होने लगे। और जैसे ही नई मेडिसिन आई, नया ट्रीटमेंट आया तो वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया और फ्री में वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना पेशेंट्स को काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसीलिए
प्लस स्टाफ को स्पेशल स्टाफ एम्प्लॉय करना पड़ता है इन हॉस्पिटल्स में। तो इस वजह से क्या हुआ, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आ गया था। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इफेक्ट एज वेल एज न्यू लॉज पर्टेनिंग टू द केयर ऑफ मेंटली इल रिजल्टेड इन अ मूवमेंट कॉल्ड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये सारी चीज़ों की वजह से ओवर क्राउडेडनेस हो गई थी हॉस्पिटल में, प्लस अंडर स्टाफ हो गया था, स्टाफ कम हो गया था, लोग जितने भी पेशेंट्स हैं उनका डिपेंडेंट बिहेवियर हो गया था, वो जानबूझ के घर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आया कि लोगों को उनके घर में ही केयर प्रोवाइड करने होने लग गई हॉस्पिटल्स के अलावा। मतलब हॉस्पिटल्स में पेशेंट को नहीं रखते थे, एडमिट नहीं करते थे, उनको कई बार डे में केयर प्रोवाइड करवा के उनको कम्युनिटी में उनके घर पे वापस भेज दिया जाता था और वहीं पे वो लोगों की केयर जो है वो एक्सटेंड होती थी। Deinstitutionalization was both a historical fact and a set of legal mandates governing the treatment of mentally ill persons. In deinstitutionalization policy, people who formerly required long hospital stay become able to leave the institution and return to their communities and home. बस यही हुआ कि जो deinstitutionalization policy थी, इसके अंदर क्या हुआ, जो लोग लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे करते थे उन लोगों को जो है वो डिस्चार्ज मिलने लग गया हॉस्पिटल से और उनकी जो केयर है वो उनके घर पे ही होने लग गई। फिलॉसफी क्या थी डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, ताकि चेंजिंग हेल्थ केयर इकोनॉमी यानी कि इतने पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था तो वो खर्चा कम करने के लिए, प्लस एडवांसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, जितने भी मेंटल इलनेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए स्पेशली साइकोफार्माकोलॉजी डेवलपमेंट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स। इसकी वजह से जो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हुए डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के, यानी कि हॉस्पिटल से अगर लोगों को उनके घर पे वापस भेजा गया और वहीं पे उनके केयर होने लग गई तो उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा। पॉजिटिव इफेक्ट सबसे पहले ये रहा कि इंटीग्रेशन हुआ फैमिलीज़ का, यानी कि अगर कोई पेशेंट अपनी फैमिली में वापस जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा उसकी फैमिली के साथ, प्लस उसकी जो केयर है वो घर पे ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड होएगी और अपने घर पे जाकर पेशेंट का माहौल चेंज होगा, उसका मूड अच्छा रहेगा तो उसकी जो केयर है और वो जल्दी ठीक होगा। आप लोग जब भी बीमार होते हैं अगर अपनी फैमिली के साथ हो तो ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्या हुआ, बेटर केयर मिलने लग गई, जितने भी मेंटली इल पेशेंट्स थे उनके घर में ही कम्युनिटी में उनको बेटर केयर मिलने लग गई। इट वॉज अ ह्यूज स्टेप इन रिटर्निंग अ सेंस ऑफ वर्थ, एबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते थे उनमें डिपेंडेंसी आ गई थी ना, कि वो दूसरों पे डिपेंड हो गए थे और डिस्चार्ज नहीं लेना चाहते थे। जैसे ही वो घर गए उनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ गई, वो अपना छोटे मोटे काम खुद करने लग गए, प्लस उनका बिहेवियर चेंज हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हुए डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के। फर्स्ट पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली एडुकेट सपोर्ट सर्विसेज वर नॉट इन प्लेस इन मैनी कम्युनिटीज़। अब घर पे पेशेंट को भेज तो दिया पर उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है उसकी हेल्थ पे। पहली बात तो सारी सर्विसेज जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती हैं किसी भी पेशेंट को वो सारी की सारी हम उसकी कम्युनिटी में या फिर घर में उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा अच्छी केयर घर पे प्रोवाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है एक रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम आया, जिसकी में क्या हुआ कि पेशेंट जो ना वो साइक्लिक ऑर्डर में एक बार एडमिशन हो रहा था फिर उनका दोबारा से डिस्चार्ज कर देते, फिर वो पेशेंट जो है वो दोबारा से एडमिशन लेते हॉस्पिटल में, यानी कि एक साइक्लिक पैटर्न में पेशेंट्स का एडमिशन और डिस्चार्ज होने लगा हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गया क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने लग गए थे। जो जनरल हॉस्पिटल साइकाट्रिक यूनिट्स थी वो ओवरवेल्म थी एट टाइम्स, मैंने कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ पेशेंट्स बीइंग एडमिटेड एंड डिस्चार्ज। जनरल हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी कि बार बार किसी भी पेशेंट का एडमिशन हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से फाइल वगैरह का काम काफ़ी इंक्रीज हो गया था। सीवियर और परसिस्टेंट मेंटल इलनेस हु आर नॉट रिसीविंग, जब किसी को घर में केयर प्रोवाइड की जा रही है और वो एडुकेट उसको केयर प्रोवाइड नहीं हो रही है क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स हम घर पे नहीं लेकर जा सकते, तो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा था लोगों की हेल्थ पे। होमलेस जो पीपल थे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए क्योंकि कई पेशेंट जिनको मेंटल इलनेस है उनको उनकी फैमिलीज़ घर से बाहर निकाल देती थी, जिसकी वजह से होमलेसनेस इंक्रीज़ हो गई।
स्टेट प्रिजनर्स जो थी वो ऑक्यूपाई हो गई बाय सीवियर मेंटल इल पेशेंट, क्योंकि जो मेंटल इल पेशेंट्स है अगर उनको उनकी कम्युनिटी सेटिंग में उनके घर में वापस भेजेंगे तो वो कोई ना कोई हो सकता है अपनी डिजीज़ कंडीशन की वजह से कोई क्राइम कर बैठे जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता था। यानी कि स्टेट प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी मेंटली इल पेशेंट्स की। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के, यानी कि जब हम किसी भी मेंटल इलनेस के पेशेंट को इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज करके उसकी कम्युनिटी सेटिंग में भेजते हैं तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स उस पेशेंट के ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर 3 असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ साउंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट मेंटल हॉस्पिटल एडमिशन। अगर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस आता है तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अनवांटेड अननेसेसरी एडमिशन हो रहे थे मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर वो कम हो गए थे, उनमें प्रिवेंशन हो गया था। प्लस जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे वाले पेशेंट्स थे उनको डिस्चार्ज मिलने लग गया था और वो अपनी कम्युनिटी सेटिंग में वापस जाने लग गए थे। थर्ड वन हुआ था कि एस्टेब्लिश हो गया था कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम। जो मेंटल इल पेशेंट्स थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने लग गई थी कम्युनिटी, उनको एक्सेप्ट करने लग गई थी। कम्युनिटी में रहने वाले लोग पहले उन पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको अपने आप से अलग रखते थे, दूर रहते थे उन लोगों से। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, वो लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे और उनकी बीमारी को समझने लग गए। तो ये थे 3 असेंशियल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है। रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, फोकस हुआ है। पहले जब भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट करते थे मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल डिजीज़ कंडीशन वाले पेशेंट को, तो कम से कम 24 से 30 दिन तक जो है पेशेंट को एडमिट रखते थे 1980s में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ये टाइम पीरियड था 24 से 30 दिन का वो चेंज हो गया था 5 से 10 दिन के लिए, कि पेशेंट्स को सिर्फ 5 या 10 दिन के लिए ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। तो ये चेंजेस मेनली आए थे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर। क्यों इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ज़रूरी है पेशेंट की, पहले हमने डिस्कस किया कि पेशेंट की डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, यानी कि पेशेंट को इंस्टीट्यूट से उसकी कम्युनिटी में भेजना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में एडमिट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई पेशेंट है मेंटल इलनेस का, वो कम्युनिटी में रहेगा तो वो क्राइम कर सकता है, तो इसीलिए दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, तो दूसरों को वो हार्म ना पहुंचाए इसीलिए उसको इंस्टीट्यूट में एडमिट रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस उसके सीवियर सिम्टम्स जो होते हैं उनको मैनेज करना भी ज़रूरी होता है, और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम उसकी कम्युनिटी सेटिंग में मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको हॉस्पिटल में यानी कि इंस्टीट्यूट में एडमिट करते हैं और फिर उसके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर अ रैपिड मल्टीडिसिप्लिनरी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि डिसिप्लिनरी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की ज़रूरत है ताकि हम फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन कर सके उस पेशेंट की, मेंटल इलनेस वाले पेशेंट की, बाय स्पेशलाइज्ड पर्सोनल्स। जो स्पेशलाइज्ड पर्सोनल्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो लोग उनकी अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकें। नेक्स्ट कुछ ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रैपिड इवैल्यूएशन और डायग्नोज करें हम उस पेशेंट का। प्लस जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर होता है कि वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उस बिहेवियर को हमने डिक्रीज करना है। थर्ड वन इज़ कि हमने उस पेशेंट को प्रिपेयर करना है और सिग्निफिकेंट केयर प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को। Arranging for effective aftercare to facilitate continued improvement in the patient condition and functional level. Community support services programs were developed to meet the needs of person with mental illness outside the institutions. बहुत सारे जो कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस के प्रोग्राम्स थे वो लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो पेशेंट्स हैं मेंटली इल वाले, जितने भी पेशेंट हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर है उनको गवर्नमेंट हेल्प कर सके, इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए गए थे। ये प्रोग्राम्स किस किस चीज़ पर फोकस करते थे, दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल नीड्स, एजुकेशन, socialization as well as management of symptoms and medications।
जो पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, प्लस उसकी जितनी भी वोकेशनल नीड्स है, यानी अगर वो पैसे से रिलेटेड जितनी भी नीड्स है उन नीड्स को फुलफिल करना, अगर वो पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है तो उस पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्लस उसको सोशलाइज करवाना और उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं उन सभी सिम्टम्स को मैनेज करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन प्रोग्राम्स के अंडर आती थी, कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम्स के अंदर। तो इन प्रोग्राम्स ने काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की थी जितने भी पेशेंट्स थे मेंटल डिसऑर्डर्स वाले की। In India, alternative community based services are not adequately developed. इंडिया में क्या है, जितनी भी ये कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है ना, ये अभी तक ढंग से डेवलप नहीं हुई हैं। एग्जिस्टिंग मेंटल हॉस्पिटल्स आर नॉट फुली इक्विप्ड विद थेरापेटिक एक्टिविटीज़। जितने वैसे तो मेंटल हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, बट जितने भी हैं उन हॉस्पिटल्स में ढंग के इक्विपमेंट्स भी नहीं है। जितने मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उतने प्रॉपरली वहाँ पर है नहीं। तो अब क्या ज़रूरत है, वट इज़ नाउ रिक्वायर्ड इज़ द नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। अब ज़रूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, कि जो वो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, ताकि उन पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट किया जा सके। उनके जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस उन पेशेंट्स को होते हैं, उनको ट्रीट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एग्जाम्पल, इन पेशेंट ट्रीटमेंट नीड्स टू बी इम्प्रूव। जितनी भी इन पेशेंट सर्विसेज है उन सारी सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्लस कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी